नागरिक भी देश के निरोगी हो और देश भी निरोगी हो। तो देश को निरोगी बनाने के लिए अभियान है भारत स्वाभिमान का। आप बोलेंगे देश को क्या बीमारी है? एक दिन मैं आपको बताता हूं ईमानदारी से। मैंने लोगों के बीमारियों की सूची बनाई, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, अस्थमा, सब लिखता गया। 148 रोगों के बाद वो सूची बंद हो गई। मतलब मनुष्यों को कुल बीमारियां 148 हैं, आखिरी बीमारी कैंसर है, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है। इसमें मैंने HIV एड्स को भी जोड़ लिया। तो मनुष्य जीवन की तो 148 बीमारियां हैं, वो तो अंतिम सूची बन गई। लेकिन देश की बीमारियों की सूची मैंने बनाना शुरू किया, वो अभी तक बन रही है। और रोज उसमें एक नई बीमारी जुड़ रही है। अभी 2-4 दिन से एक नई बीमारी इस देश को हो गई है कि मुंबई में मराठी रहेंगे कि गैर मराठी रहेंगे, मुंबई में हिंदी भाषी रहेंगे कि गैर हिंदी भाषी रहेंगे। और तलवारें खींच रखी हैं कुछ पार्टियों ने कि रहने ही नहीं देंगे इस मुंबई में जो मराठी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुंबई मराठियों की है, मुंबई हमारी है। ये एक नई बीमारी शुरू हो गई इस देश में। कल को कोई कहेगा बेंगलोर में हम रहने ही नहीं देंगे, ये कन्नड़ लोगों की है, कर्नाटक की है। फिर कोई कहेगा मद्रास में रहने नहीं देंगे, ये तो तमिल लोगों का है और तमिलियों की है। फिर कोई कहेगा पांडिचेरी में रहने ही नहीं देंगे। ऐसी बीमारी सारे देश में फैलती जाएगी, नई नई बीमारियां। इसलिए बीमारियों की देश में कोई कमी नहीं है। फिर भी हमने क्या किया कि जो सबसे गंभीर बीमारियां देश में हैं, जिनको हम मानते हैं कि इनको तुरंत हल होना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों के रहते देश के अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है, ऐसी बीमारियों की सूची बनाई। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो आपकी बीमारियों के बारे में जब बात करता है ना, तो सबसे बड़ी बीमारी को पकड़ता है शरीर की, और उसको ठीक कर ले तो बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो ही जाती हैं। तो देश की सबसे बड़ी बीमारियों को जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो उसमें पहले नंबर पर है गरीबी। बहुत भयंकर बीमारी है इस देश में। फिर दूसरी है बेरोजगारी, बहुत भयंकर बीमारी है। फिर तीसरी है महंगाई, फिर चौथी है भूखमरी, फिर पांचवा है भ्रष्टाचार, और ऐसी सूची बनती चली गई। गरीबी के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि भारत में 115 करोड़ लोग, मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले 84 करोड़ भयंकर गरीब। गरीबी के बारे में सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक विशेष अभियान चला रखा है, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ। तो उस अभियान के तहत हर साल वो सूची बनाते हैं, सबसे दरिद्र देशों की सूची, सबसे गरीब देशों की सूची, महादरिद्र देशों की सूची। तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने महादरिद्र देशों की जो सूची बनाई, उसमें 88 देश हैं और भारत का नंबर उसमें 70वां है। माने भारत से ज्यादा गरीब देश सिर्फ 18 हैं। हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का। हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है हैती का, जहां अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया। वो हैती हमसे कम गरीब देश है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत उससे भी ज्यादा गरीब है। हमारे देश में और दुनिया में सबसे अमीर देशों की भी सूची बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ वाले। तो हर साल मैं ढूंढता रहता हूं कि भारत का नंबर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आता। सबसे अमीर देशों में हमेशा एक देश का नाम रहता है स्विट्जरलैंड, और सबसे गरीब देशों में नाम रहता है भारत का। ये स्विट्जरलैंड देश ऐसा है दुनिया में जो कुछ उत्पादन नहीं करता, फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कुछ व्यापार नहीं होता, फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां कुछ खेती नहीं होती, फिर भी सबसे अमीर है। ना उनके यहां उद्योग है, ना उनके यहां व्यापार है, ना उनके यहां खेती बाड़ी होती है, और फिर भी सबसे अमीर है। विचित्र है, असामान्य बात है ये तो। स्विट्जरलैंड की खेती के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और जिन खेतों में बर्फ जमा हो जाती है वहां घास का तिनका भी नहीं उगता, तो खेती नहीं होती।
फिर पता चला कि उनके यहां उद्योग इसलिए नहीं है कि खेती नहीं होती, क्योंकि जिस देश में खेत नहीं होते, खेती नहीं होती, वहां कच्चा माल नहीं होता, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे। फिर जहां उद्योग नहीं होंगे और खेती भी नहीं होगी, वहां व्यापार किसका होगा? वो खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या? तो व्यापार भी कुछ खास नहीं है। बहुत साल पहले मैंने सुना था स्विट्जरलैंड में एक फैक्ट्री चला करती थी घड़ी बनाने वाली, राडो, वो भी अभी बंद हो गई थोड़े दिन से। राडो के अधिकारियों को एक बार मैंने ईमेल किया था कि भैया आपकी घड़ी तो बड़ी क्वालिटी वाली थी, स्विस वॉच करके सारी दुनिया में बिकती थी, अब क्यों बंद हो गई? तो उनका भला हो चाइना का, उन्होंने इतनी सस्ती घड़ियां बना के बाजार में डाल दी है कि अब हमारी कोई खरीदता ही नहीं। उस राडो के अधिकारी ने मुझे उत्तर दिया था कि चाइना की घड़ी हमारे देश में किलो के भाव में मिलती है, 1 किलो खरीद लो, 2 किलो खरीद लो। मैं पूछा कितने की? उसने कहा 1 यूरो डॉलर की। 1 यूरो डॉलर माने 56-60 रुपया, उसमें 1 किलो घड़ी मिलती है। राडो कंपनी बंद हो गई। चीन ने ऐसी डंपिंग की है दुनिया के कई देशों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो अब वो भी बंद हो गया। अब तो कुछ उद्योग है ही नहीं, व्यापार कुछ है नहीं और खेती होती नहीं, फिर वो देश सबसे अमीर है। और हमारे भारत में दुनिया की सबसे अच्छी खेती होती है। जो खेती दुनिया में कहीं नहीं होती वो यहां होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फसल होती है, भारत में 4 फसल होती है। और एक बार मैंने सूची बनाई थी भारत के गांव में क्या क्या होता है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भारत की समझ देने में बड़ी मदद करेगी। एक बार एक जर्मन प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हुआ था। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा एक जर्मनी के प्रोफेसर से झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का? वो प्रोफेसर बार बार गाना गा रहा था, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मैं रक्त शुद्ध आर्य, मैं रक्त शुद्ध आर्य। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरा भी देश महान। कहने लगा तुम्हारा देश कैसे महान? मैंने कहा तुम्हारा देश कैसे महान जर्मनी, जरा बताओ। तो झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े का निपटारा करना था। अब ये बुद्धिजीवी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र होता है, जब तक निपटारा ना हो तब तक उनको चैन नहीं मिलता। सामान्य लोगों का झगड़ा तो हुआ और मिट गया, ये बुद्धिवादी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र है। तो मुझे नींद ही नहीं आए। जितने दिन कॉन्फ्रेंस में रहा कुल बुलाता रहा कि इससे पूछो कि इसका देश क्यों महान और मैं बताऊं कि मेरा देश क्यों महान। तो दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि चलो ठीक है, आपस में बात करेंगे, तुम सवाल पूछो, मैं सवाल पूछूं, और जिसके सवाल में उत्तर ज्यादा से ज्यादा ना आएगा नहीं, उसी का देश हारेगा, और जिसके सवालों का जवाब ज्यादा से ज्यादा हां आएगा वही जीतेगा, उसी का देश महान। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने अपने अपने सवाल फ्रेम किए। तो वो जर्मन प्रोफेसर ने पहले मुझे कहा कि तुम पूछो मुझसे पहले। तो मैंने कहा चलो पूछता हूं। तो सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा, तुम्हारे देश में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं होता। क्योंकि मुझे उसे हराना था ना, तो ऐसे सवाल पूछने थे जिनका उत्तर नहीं आए। मालूम तो मुझे भी है कि जर्मनी में गन्ना नहीं होता। तो मैंने कहा तुम्हारे देश में गन्ना होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में केला होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में संतरा होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में अंगूर होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर तुम्हारे देश में लीची होती है? उसने कहा नहीं होती। और ऐसे ऐसे सवाल पूछ के वो परेशान हो गया, बौखला गया, क्योंकि बार बार उत्तर नहीं नहीं नहीं। तो थोड़ी देर में कहता, मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे देश में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब आगे बताओ, तुम्हारे देश में पालक होता है? पालक। अब पालक तो मीठा नहीं है ना। तो मैंने कहा पालक होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा मेथी होती है? मेथी। उसने कहा नहीं होती। मैंने कहा सरसों होती है? सरसों। उसने कहा नहीं होती। फिर मैंने कहा अजवाइन होती है? उसने कहा नहीं होती। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। फिर उसने पता है क्या कहा, मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती, अब आगे पूछो।
अब मैंने देख लिया कि ये पस्त हो गया। अब मैंने कहा अब मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, तुमने बता ही दिया कि तुम्हारे देश में कुछ नहीं होता, अब तुम ये बता दो कि होता क्या है। नहीं होता तो ये सब है, होता क्या क्या है। उसने कहा एक तो मेरे देश में आलू होता है और दूसरी प्याज होती है, आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, ये दो ही हमारे पास विकल्प है। मैंने कहा फिर ये जो इतना सब जर्मनी के बाजारों में सजा हुआ दिखाई देता है माल, ये कहां से आता है। तो वो कहता ये तो सब भारत से आता है। मैं पूछा केला कहां से आता है, कहने लगा केरल से आता है, भारत में केरल से आता है। फिर मैं पूछा अंगूर कहां से आता है, भारत में नासिक से आता है। फिर मैंने पूछा ये गन्ना का रस मिलता है टिन पैक, ये कहां से आता है, ये कई जगह से भारत में से आता है। मैंने कहा कौन महान है, फिर भी माना नहीं। कहने लगा मुझे भी प्रश्न पूछने हैं। मैंने कहा पूछ ले भाई, अब तू भी पूछ ले। तो उसने क्या किया, वो फंस गया। फंस क्या गया, मेरे ही सवाल मुझसे पूछने शुरू कर दिए उसने। बौखला गया शायद, और या कोई सवाल समझ में नहीं आए होंगे। उसने उल्टा पूछा भारत में गन्ना होता है। मैंने कहा भैया भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां गन्ना नहीं होता, सब जगह होता है। फिर कहने लगा भारत में केला होता है। मैंने कहा हाँ भैया हजारों किस्म का केला होता है, पीला केला होता है, हरा केला होता है, लाल केला होता है, पतला केला होता है, मोटा केला होता है। केले की कुछ कमी है क्या, इतनी वैरायटी। फिर कहने लगा आम होता है। मैंने कहा हाँ बहुत आम होता है। दिल्ली से लेके हरिद्वार की दूरी मुश्किल से 250 किलोमीटर है, इतनी दूरी में 500 प्रजातियों का आम होता है। दशहरी अलग होता है, फजला अलग होता है, लंगड़ा अलग होता है, चौसा अलग होता है। मैंने कहा तुमने तो एक क्वालिटी का आम देखा खाया, हम तो 500 जाति के आमों के बीच में रहते हैं। कहने लगा अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर पूछने लगा कि तुम्हारे देश में क्या क्या। मैंने कहा ऐसी कोई चीज तुम बताओ जो हमारे यहां नहीं होती, सब होता है। उसको भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे। मैंने कहा अच्छा हमारा फैसला तो बाद में होगा, ये झूठ है या सच है। तुम भारत आ जाओ, आने जाने के टिकट की व्यवस्था मैं कराता हूं, भारत में आके देखो। आ गया वो भारत, और मैंने उसको 2-4 गांवों में भेजा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और उसको कहा डायरी लेके जाना, पेन लेके जाना, और हर गांव में जाकर ये नोट करना कि इस गांव में क्या क्या होता है। गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, लिस्ट बनाओ एक एक गांव में क्या क्या होता। वो लिटरली गया, 4 महीने भारत में घूमा, उसने लिस्ट बनाई। अंत में उसने कहा कि भारत में सामान्य रूप से एक एक गांव में 2000 तक चीजें होती हैं, 2000 वस्तुएं पैदा होती। तब मैंने कहा अब बताओ किसका देश महान। तो उसने कहा तुम्हारा देश महान। अब जब वो गया ना, तो मैंने उसके साथ एक मजाक किया। मैंने कहा आप बोलो क्या इरादा है। तो उसने कहा भारत में रहना चाहता हूं। मैंने कहा भारत सरकार से परमिशन ले लो। तो उसने कहा परमिशन तो लूंगा, लेकिन ईश्वर से लूंगा, सरकार से नहीं लूंगा। मैं पूछा वो क्या। तो उसने कहा जीसस से कहूंगा, गॉड से कहूंगा कि मुझे अगला जन्म भारत में दे। तब मैंने दूसरा मजाक किया। मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो पुनर्जन्म में मानता ही नहीं है। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो मानता ही नहीं पुनर्जन्म में, अब कैसे। तो उसने कहा फिर तुम बताओ। मैंने कहा धर्म बदल लो और हिंदू हो जाओ, फिर मैं गारंटी देता हूं कि हमारा भगवान तुमको बार बार जन्म देगा और इसी जमीन पे देगा। तो उसने कहा मैं सोचूंगा। फिर वो चला गया। मतलब इस पूरी कहानी से मैं समझाना चाहता था वो ये कि भारत के एक एक गांव में हजारों चीजें पैदा होती हैं, फिर इस देश में गरीबी क्यों। अब हमारे देश में गांव में खेती में इतनी तरह की चीजें पैदा होती हैं, इसलिए उद्योग भी हैं इस देश में। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 5 करोड़ 80 लाख उद्योग चलते हैं इस देश में। सबसे छोटे उद्योग जिनको स्मॉल स्केल कहते हैं, फिर मझोले उद्योग, फिर बड़े उद्योग, सब मिलाकर 5 करोड़ 80 लाख इतने उद्योग चलते हैं। फिर व्यापार है,
और व्यापार भी सरकार कहती है लाखों करोड़ों रुपए का है, सामान्य नहीं है। तो लाखों करोड़ों का व्यापार, करोड़ों करोड़ों उद्योग और खेत में इतना सारा पैदा हो इस देश में, तो फिर ये देश गरीब क्यों? ये समझने की बात है। और एक दूसरा देश स्विट्जरलैंड, जहां कोई उद्योग नहीं, कोई व्यापार नहीं, और वो दुनिया का सबसे अमीर देश। तो इस खोज पर हम लोग निकले हैं कि भारत सारे वैभव के बाद भी दुनिया का सबसे गरीब देश क्यों है। भगवान का दिया हुआ इतना वैभव है इस देश में, हम खेत में गेहूं का एक दाना डालते हैं और उसमें से 125 दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही कहीं है। हम एक बाजरा डालते हैं और हजारों बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। हम एक मकई डालते हैं दाने के रूप में, सैकड़ों मकई के दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी तो कहीं नहीं। और इतनी अच्छी जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में पता है दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? मैं दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं, तो अक्सर एक मजाक चलती है हम लोगों में, वो ये कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 16, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सब तरह की जलवायु इस देश में मिलती है। भयंकर गर्मी वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर रेगिस्तानी जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर बारिश वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर कीचड़ वाला इलाका देखना हो तो इस देश में है, सूखी हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है, गीली हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है। सारी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जोन्स नहीं है वो हमारे पास है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स। और इतने मेहनती लोग इस देश में कि सवेरे 6 बजे से खेत में काम करना शुरू करें तो 12-1 बजे ही पीठ सीधी करता है देश का किसान, हल जोतते जोतते, जब उसको खाना खाना होता है, और फिर हल जोतने में लग जाता है, शाम 6 बजे तक जोतता रहता है। इतने मेहनती लोग दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे देश के लोगों की मेहनत पता है क्या है? विद मूवमेंट मेहनत है। दुनिया के दूसरे देशों में मैंने देखा लोग मेहनत करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होता शरीर में। मैंने अमेरिका के कारखानों में देखा कि लोग सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हैं, 12 घंटे, लेकिन एक ही जगह पर खड़े खड़े या एक ही जगह पर बैठे बैठे। भारत के लोग तो एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे काम नहीं करते, मीलों चलते हैं रोज अपने दोनों पांवों से। आप में तो मैं देख रहा हूं कि कई किसान भाई बैठे हैं, 1 एकड़ 1 किल्ला खेत को जोतना पड़ता है तो कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। इतने मेहनती लोग इस देश। ट्रैक्टर की खेती अभी पूरा देश नहीं करता, बहुत थोड़े से किसान हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी भी ज्यादा किसान तो इस देश में बैल जोड़ी से ही हल जोतते हैं, और हल जोतने में जितनी मेहनत है शायद ही किसी काम में। तो इतने मेहनती लोग, इतनी अच्छी मिट्टी, इतनी अच्छी जलवायु, खेती इस देश की रत्नगर्भा वसुंधरा, जो एक दाना डालो सैकड़ों पैदा करे। और मैंने तो देखा कि इस देश में कितना वैभव है। जमीन के ऊपर इतना सब होता है, जमीन के नीचे भी बहुत कुछ होता है इस देश। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां जमीन के नीचे खुदाई करें तो 90 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहां कोयला मिलता है, यहां तांबा मिलता है, यहां लोहा मिलता है, यहां पे जिंक मिलता है, यहां पे बॉक्साइट मिलता है। 90 तरह के खनिज पदार्थ इस जमीन के नीचे है और इतना बड़ा भंडार है। अभी हमारे देश में कोयले की जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी गति से इस्तेमाल करते रहें तो 350 साल तक कोयला खत्म नहीं होने वाला। जिस गति से हम जो है लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खदानें खोद रहे हैं, इसी गति से लोहे की खदानें खोदती रहें, 280 साल तक लोहा खत्म होने वाला नहीं। इसी तरीके से तांबे को जिस तरह से हम निकाल रहे हैं और ये तांबे को इस्तेमाल करते रहें, 400 साल तक तांबा खत्म होने वाला नहीं, बॉक्साइट खत्म होने वाला नहीं। भगवान ने इतना हमारी जमीन के नीचे दे रखा है। जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है। जमीन के ऊपर हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं हैं। हिमालय की बड़ी पर्वतमाला है, फिर दक्षिण भारत में गंधमार्दन की बड़ी पर्वतमाला है, सतपुड़ा की बड़ी पर्वतमाला है। हजारों किस्म की जड़ी बूटियां इन पर्वतों पर हैं।
अभी तक जिन जड़ी बूटियों की भारत सरकार ने लिस्ट बना ली है वो 8,400 से ज्यादा है, और जिन जड़ी बूटियों की लिस्ट बनना अभी बाकी है वो 84,000 है। इतना बेशकीमती भंडार प्रकृति का दिया हमारे देश में। जंगल है इस देश में जो भरपूर उत्पादन के केंद्र हैं, खूब सारे फल और खूब सारी लकड़ियां हमें जंगल से मिलती रहती हैं। तो क्या नहीं है इस देश में? जंगलों में देखो, खदानों में देखो, खेतों में देखो, हमारे देश के लोगों की मेहनत में देखो, हर तरह से धन धान्य से भरा पूरा देश, फिर ये गरीब क्यों है? ये गंभीर प्रश्न है। भगवान ने तो हमें गरीब नहीं बनाया। अगर भगवान हमको गरीब बनाता तो इस देश का मौसम वैसा ही देता जैसे यूरोप में है, भयंकर ठंड, ठंड और भयंकर ठंड। हमको ऐसा मौसम नहीं दिया भगवान। भला हो भगवान का जिसने ये हिमालय पर्वत दे दिया हमको। अगर ये नहीं होता तो भारत में भी साल में 8 महीने ठंड ही ठंड होती और बर्फ जमी रहती। तो भगवान ने तो बहुत सोच विचार कर इस देश को बनाया। इतना धन धान्य से भरपूर, प्रकृति की सारी कृपा इस देश पर है। बहुत दिन मैं ये सोचता रहा कि ये सारा धन धान्य का भंडार इस देश में प्रकृति का जो है ये किस कारण से है और दूसरे देशों में ये क्यों नहीं है। तो इसका एक उत्तर मिला कि भारत में ये सारा धन धान्य इसलिए है कि भारत देश में सूरज भगवान की सबसे बड़ी कृपा है इस देश पर। सूर्य सबसे ज्यादा इस देश में है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस देश में है। और जिन देशों में कुछ नहीं है उन देशों में दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश नहीं है। यूरोप और अमेरिका के देशों में पता है कभी कभी संडे होता है। संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूरज का दिन। हां, 8 महीने तो भयंकर बर्फ पड़ती है तो संडे होता ही नहीं। 4 महीने में कभी कभी संडे होता है। मुझे वो दिन याद है जब मैं परम पूजनीय स्वामी जी के साथ लंदन गया, ग्लासगो गया, तो वहां हमको एक अंग्रेज मिला और उसी दिन सूरज निकला था। ये संयोग की बात। स्वामी जी के चरण पड़े उस जमीन पर और सूरज निकला बहुत तेज। तो उस अंग्रेज ने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये सूर्य दिखाई दे रहा है। मैं पूछा क्या हुआ? उसने कहा कई दिनों से सूरज नहीं निकला, अभी निकला है। तो वहां कभी कभी संडे होता है और भारत में एवरीडे संडे। यहां हर दिन सूरज का दिन है। आज सूरज निकला, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, करोड़ों साल पहले निकला, करोड़ों साल बाद निकलेगा। इस देश पर सूरज की सबसे असीम कृपा है। ये सूरज की धूप हमको जो मिली है ना, इसी ने सारा वैभव बनाया है। ये खेतों में जो अच्छा उत्पादन होता है ये सब सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये जमीन के नीचे जो 90 किस्म के खनिज पदार्थ हैं ये सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये हमारी जमीन में हम एक दाना डालें और हजारों दाने पैदा हो जाएं, ये सूरज के प्रकाश का कमाल है। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, भोजन बनाते हैं। वो भोजन कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ मिट्टी को दे जाते हैं, उसी से सारी दुनिया चलती है। तो ये क्रिया तो वहीं होती है जहां सूरज होता है और यहां तो भरपूर सूरज है। तब समझ में आया कि भगवान ने देश को सूर्य दिया है और सूर्य ने इस देश पर इतनी कृपा की है, उसके कारण ये देश धन धान्य से भरपूर है। फिर इस देश में गरीबी क्यों होनी चाहिए? ये गंभीर प्रश्न। फिर इस प्रश्न को हमने खोजना शुरू किया और खोजते 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 हमें कुछ रास्ता दिखा या कुछ जानकारियां मिली और उससे पता चला कि हमारी गरीबी का कारण क्या है। मैंने कहा भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया, लेकिन फिर भी गरीबी है हमारे यहां, इसका कोई तो कारण होगा। तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, कोई धार्मिक कारण नहीं है, कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक कारण है भारत की गरीबी का। इतिहास ने हमको गरीब बना दिया, वैसे हम गरीब नहीं थे। भारत के इतिहास ने कैसे भारत को गरीब बना दिया? एक कहानी शुरू करता हूं, अब मेरा व्याख्यान शुरू हो रहा है। अब तक मैं भूमिका बना रहा था। एक अंग्रेज आया इस देश में
एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले। आपने सुना होगा मैकॉले मैकॉले मैकॉले, उसका पूरा नाम था थॉमस बेब मैकॉले। भारत आया सन 1834 में, आज से लगभग 250 साल पहले। जिस समय ये मैकॉले भारत में आया, उस समय अंग्रेजों का जो राज्य चलाने वाला प्रमुख अधिकारी था, जिसको हम भारत में 2 नामों से जानते हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय। अंग्रेजों का सबसे उच्च अधिकारी होता था, उसको कुछ दिनों तक गवर्नर जनरल कहते थे और कुछ दिनों तक उसको वायसराय कहा जाता था। तो ये जो अधिकारी था, उसका नाम था विलियम वेंटिंग। जिस समय मैकॉले भारत में आया तो गवर्नर जनरल था विलियम वेंटिंग। तो विलियम वेंटिंग की जो काउंसिल थी, काउंसिल माने मंत्री पद, मंत्रालय उसका, उसके मंत्री परिषद में मैकॉले को सलाहकार नियुक्त किया गया था। मतलब यह था कि विलियम वेंटिंग कोई भी फैसला लेगा तो मैकॉले से पूछ कर लेगा, और विलियम वेंटिंग को किसी फैसला करने में मैकॉले की सलाह लेनी पड़ेगी। मैकॉले की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं। ब्रिटेन की संसद ने उसकी नियुक्ति की थी, भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का एडवाइजर बनाया था। उस हैसियत में वो भारत आया और भारत आके घूमा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारे भारत में घूमा। घूमने के बाद उसने एक स्टेटमेंट किया, और वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। वो स्टेटमेंट उसने पार्लियामेंट में भी किया, अंग्रेजों के अधिकारियों की मीटिंगों में बार बार कहा, उसने वो अपने पत्र में लिखा, अपनी डायरी में लिखा, अपनी किताब में भी लिखा। वो स्टेटमेंट क्या है? 2 फरवरी 1835 को मैकॉले कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने भारत का सारा इलाका देख लिया। लेंथ एंड ब्रेथ का माने वो एक मुहावरा है अंग्रेजी का, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मैंने सारा भारत देख लिया। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड हु इज ए थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता, मैंने एक आदमी भी भारत में नहीं देखा जो भिखारी हो और चोर हो। कुछ अंग्रेज उससे पूछते हैं कि ये क्या कहा तुमने भारत के बारे में? तो कहता है कि जो मैंने कहा है उस पर मैं टिकूंगा, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास दस्तावेज है। भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी और चोर नहीं देखा। तो क्यों? तो कहता है भारत का हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है कि उसको किसी की चोरी करने की जरूरत नहीं। कोई भी जब चोरी करता है तो अभाव में करता है, और कोई भी किसी से भीख मांगता है तो अभाव में ही मांगता है। वो कहता भारत का एक व्यक्ति भी अभाव में नहीं रहता, इतना धन इतना पैसा इस देश में है। फिर उस स्टेटमेंट में वो आगे कहता है कि मैं भारत में कई घरों में गया हूं और मैंने देखा है कि एक एक घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। ये कह रहा है वो, घरों में सोने के सिक्कों का ढेर रहता है। फिर वो कहता है कि मैंने जब भी भारत के किसी भी घर में जाकर पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर आदमी ने मुझे जवाब दिया कि गिने नहीं। गिनी चीजें वो जाती हैं जो कम होती हैं, जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती। मैं आपके घर में आऊं और पूछूं कि कितने गेहूं के दाने आपके घर में हैं, तो आप हंसेंगे ना, आप कहेंगे कितने क्विंटल गेहूं हैं, ऐसे पूछो। तो मैकॉले ने जब जब किसी को यह पूछा कि कितने सोने के सिक्के आपके घर में हैं, तो हर आदमी ने उसकी हंसी उड़ाई और उसको कहा कि कितना किलो सोना है, ऐसे पूछो। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो। वो कहता घर घर में किलो किलो में सोना है। वो कहता कई घरों में तो क्विंटल में सोना है, कई घरों में मीट्रिक टन में सोना है, इतना सोना है इस देश में। जब ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, और हंगामा ये मचा कि भारत के लोगों के पास अगर इतना सोना है
तो ये आया कहां से? इस बात